हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम चौहान। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट लर्निंग पर। हम सामाजिक विज्ञान के बेहतरीन आईएमपी प्रश्न और परीक्षा में यही आएंगे, एक बार ज़रूर पढ़ लो। आज की क्लास का टाइटल है परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे, एक बार ज़रूर पढ़ लो। तो आप सभी ज़रूर पढ़ लें। यह हमारी क्लास का पार्ट 3 होगा। कौन सा? पार्ट 3, यानी पार्ट 2 हम और पार्ट 1 उनमें बहुत सारे क्वेश्चन के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कशन कर चुके हैं। तो हम यहीं से आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका आज का क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 का सूची 1 से मिलान करें, यानी सूची ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, यहाँ 2 कर ले। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, केसर विलियम फर्स्ट, ओटो वान बिस्मार्क, जोहान ग्रोटफाइट, काउंट द काउर, ये क्या है? ये नेम है। ये कहीं पे कोई दार्शनिक था, कोई राजा था, कोई पिडामेंट सार्डिनिया का मुख्यमंत्री था, कोई। तो आपको इसमें चेक करना है। ठीक है, तो गेस करिए आप थोड़ा बहुत कि इसका आंसर क्या होगा। तो ठीक है, आपने गेस किया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि केसर विलियम फर्स्ट, ये है प्रशा का राजा। क्या ये? प्रशा का राजा, यानी हमारे ऑप्शन नंबर ए का सेकेंड। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में तो नहीं आ रहा है। देखो, ऑप्शन नंबर बी में ए का सेकेंड आ रहा है, यानी और ए का सेकेंड किसी में है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट सही होगा। यहाँ से हम इतना एग्जाम्पल पता लगा सकते हैं। रिजेक्शन की तरफ जाकर देखते हैं और भी चेक कर लेते हैं। ओटो वान बिस्मार्क, इसका कहीं से होगा? ये होगा प्रशा का मुख्यमंत्री। ठीक है, और एक और है जोहान ग्रेफाइट, ये इसमें रखा है सी का फर्स्ट, तो बिल्कुल ये भी सही है। ये जर्मन का दार्शनिक था। काउंट द काउर, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर इसका होगा डी का थर्ड वाला, पिडमोंट सार्डिनिया का मुख्यमंत्री। देखो, ये सब विदेशी थे तो इनके नाम भी विदेशियों की तरह ही रखे गए हैं। तो इस में बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो एग्जाम में देके पूछ ले कि प्रशा के राजा का नाम क्या था, तो इनमें से ऑप्शन दे देगा। तो आपको जो भी इसका सही आंसर है केसर विलियम फर्स्ट, वो आपको लगाना है एंड आगे बढ़ना है। इसी तरीके से भी दे सकता है आपको कंफ्यूजन करने के लिए। तो आप इनमें अंदाज़ा लगाकर इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो सोचिए किसका होगा ऐसा कथन। मेटरनिक का, मैजिनी का, लुइस फिलिप का, गेरिबाल्डी का। तो ये है हमारे, ये कथन है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मेटरनिक। ये है मेटरनिक। अब इनके बारे में थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन प्राप्त करते हैं। इनका कहना है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन मेटरनिक का है। अब ये है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक। इनका मानना था कि राजनीतिक घटनाक्रम अन्य यूरोपीय देशों के लिए दिलचस्प था, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप पर सर्दी जुकाम हो जाता है, ये इनका कथन था एक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र जो एक सन्यासी थे, निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे? वो अवध का किसान आंदोलन था, उनके नेता थे। असम के बंगाल कर्मचारियों का आंदोलन, उनके नेता थे। बंगाल का नील उत्पादकों का आंदोलन, या बस्तर का जनजातीय आंदोलन। चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा करेक्ट लगता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, यानी बाबा रामचंद्र ये क्या थे? एक सन्यासी थे। वह अवध किसान आंदोलन के नेता थे। ठीक है, अब जो बाबा रामचंद्र जो थे, ये अवध किसान आंदोलन क्यों हुआ था, इसके बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। तो 1920 और 1930 यानी 1920 और 1930 के दशक में जमींदारों द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया गया था। किसने किया था? बाबा रामचंद्र, जो एक सन्यासी थे। अवध किसान आंदोलन के विरोध में उन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए
आपकी स्क्रीन पर, आरंभिक 19वीं सदी में भारत से ब्रिटेन को सूती कपड़े के निर्यात में आई कमी के पीछे क्या कारण था? भारत में कच्चे कपास की कमी होना, सूती कपड़ों की गुणवत्ता खराब होना, कपास उत्पादकों ने दूसरे खरीदारों को ढूंढ लिए थे, ब्रिटेन में आयातित कपास पर कर लगाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। यानी आरंभिक 19वीं सदी में भारत से ब्रिटेन को सूती कपड़े के निर्यात में आई कमी के कारण ब्रिटेन में आयातित कपास पर कर लगाना था। ठीक है, यह कारण था इसका। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस निम्न में से कौन लेकर आए? ईस्ट इंडिया कंपनी, अरब व्यापारी, पुर्तगाली धर्म प्रचारक या चीन के व्यापारी? तो कौन लेके आए थे? यानी भारत में प्रिंटिंग प्रेस का सर्वप्रथम जो था वो पुर्तगाली धर्म प्रचारक, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। यानी पुर्तगाली धर्म प्रचारक भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए थे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 41, संसाधनों को संभावित विकसित भंडार और सुरक्षित के रूप में निम्न में से किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? उद्यम, विकास, स्वामित्व या समाप्यता? तो संसाधनों को संभावित विकसित भंडार और सुरक्षित के रूप में निम्न में से किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? क्या होगा इसका आंसर? बताइए, सोचिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। इसका आंसर होगा संसाधनों को संभावित विकसित भंडार और सुरक्षित के रूप में निम्न में से विकास के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा बहुत समझ लेते हैं अपन। संसाधनों को संभावित विकसित भंडार और सुरक्षित विकास के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब विकास क्या होती है? विकास एक प्रकार की ऐसी आंतरिक शक्ति है जो किसी प्राणी या समाज को उन्नति की ओर ले जाता है। विकास उस स्थिति का नाम है जिससे प्राणी में कार्य क्षमता बढ़ती है। विकास, डेवलपमेंट सभी जानते हैं, आजकल हर चीज का विकास होता ही है। अपना भी विकास हो रहा है, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीजें होती है, वो विकास ही होता है अपना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42, नीचे दिए गए 4 घटकों में से कौन सा घटक राजनीतिक दल का अनिवार्य घटक नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दबाव समूह, नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। यानी दबाव समूह राजनीतिक दल का अनिवार्य घटक नहीं है। ठीक है, अब दबाव समूह ये क्या है, इसको भी आपके लिए माइंड में क्वेश्चन है कि ये दबाव समूह ये क्या होता है, तो इसको समझ लेने। ये ऐसे संगठन है जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कौन से? दबाव समूह। और ये क्या करते हैं? ये भाग नहीं लेते और ना ही अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, और क्या करते हैं, इसके बजाय ये अपने सदस्यों की हितों की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं। ये एक तो इनमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये मतलब जो दबाव समूह राजनीति में भाग नहीं लेते हैं और नहीं अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, ये दबाव समूह कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, पर्यावरण में उपलब्ध ऐसी प्रत्येक वस्तु जो मानव आवश्यकता को संतुष्ट करने में प्रयुक्त की जा सकती है को संसाधन कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व संसाधन होने के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? राजनीतिक रूप से स्वीकार्यता, तकनीकी रूप से व्यवहार योग्य, आर्थिक रूप से व्यवहारिक या सांस्कृतिक रूप से मान्य? तो कौन सा करेक्ट होगा? सोचिए आप, टाइम है आपके लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, राजनीतिक रूप से स्वीकार्यता। यानी पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है उसे संसाधन कहते हैं हम। ठीक है, संसाधन कह सकते हैं। संसाधन होने के लिए राजनीतिक रूप से स्वीकार्य की आवश्यकता नहीं होती। यानी मतलब कि हम पर्यावरण में कुछ भी चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि राजनीतिक रूप से कोई स्वीकार्य की आवश्यकता नहीं होती है। कि हम हमारे खेत पे कुछ कर रहे हैं तो उसमें राजनीतिक रूप से स्वीकार्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती। पर्यावरण में अगर हम कुछ कर रहे हैं, कहीं पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो वो पर्यावरण के फायदे के लिए ही कर रहे हैं अपन, तो इसमें कोई राजनीतिक रूप से स्वीकार्यता की आवश्यकता नहीं होती है।
तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में प्रयुक्त की जा सकती है उसे हम संसाधन कह सकते हैं, और संसाधन होने के लिए राजनीतिक रूप से स्वीकार्यता की आवश्यकता नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिमालयी यव क्या है? बताइए। ये एक औषधीय पौधा है, ये एक पशु है, वनों का प्रकार है, प्रवासी पक्षी। देखो हिमालयी यव, अब ये पशु तो हो नहीं सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, और प्रवासी पक्षी ये भी हो सकता है, और एक औषधीय पौधा ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो आपका गलती हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक औषधीय पौधा। ठीक है, क्या है ये? एक औषधीय पौधा है। देखो इसके बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। हिमालयी यव, हिमालयी यव ये एक औषधीय पौधा है, और जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इसका यूज क्या किया जाता है? पेड़ की छाल से पत्तियों और टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इस तरह का एक पौधा होता है, इनकी पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से एक टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, और इसका यूज काय में किया जाता है? इस पदार्थ का यूज इसका कुछ कैंसर उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इस टाइप का पौधा रहता है हिमालय, ये एक औषधीय पौधा है। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 45, 37वां यूएन महासभा 13 से 26 सितंबर 2022 को कहाँ हुई है? बर्लिन में हुई है, पेरिस में हुई है, वाशिंगटन डीसी में हुई है, न्यूयॉर्क में हुई है? बताइए क्या होगा इसका आंसर सही? तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 46, यानी इनको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। यानी टंका, टंका आपको पता है कि एक क्वेश्चन आया था, ये अधिकतर टंका पानी के लिए यूज किया जाता है। गुल या कुल ये क्या चीज होती है? खादीन, बांस आधारित बूंद बूंद के लिए सिंचाई। ये कहाँ कहाँ और कौन से क्षेत्रों में की जाती है? आगे क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं, तो आपको इनसे मिलान करना है। ठीक है, टंका ये किया जाता है फालूदी बिकनौर, यानी ऑप्शन नंबर एक का ऑप्शन नंबर फोर्थ से होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिखने को मिल रहा है? तो इसमें ए का फर्स्ट हो रहा है, ये हो नहीं सकता, ये तो गलती हो गया है। ए का थर्ड ये भी नहीं हो सकता। ए का फोर्थ इसमें ही दिख रहा है, इसमें फोर्थ वाले ऑप्शन में भी ए का सेकेंड है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। फिर भी हम सारे मिला लेते हैं एक बार। गुल या कुल, ठीक है, इसका होगा पश्चिमी हिमालय, ये पश्चिमी हिमालय में होता है। खादीन, इसका सही आंसर है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर, यहां भी थर्ड का सी का थर्ड आ रहा है। ये ऑप्शन नंबर अपना ये थर्ड वाला करेक्ट है ना, सी का फर्स्ट आ रहा है। सॉरी ये फोर्थ देख लिया था, ये गलत होगा। ये अपने को ये वाला देखना, ये वाला करेक्ट। ठीक है, अगला है बांस आधारित बूंद बूंद से सिंचाई, ये कहाँ होती है? तो ये होती है डीका सेकंड, ये मेघालय में होती है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 47, ये भी वही है। सूची एक और सूची दो को मिलान करें, यानी ये फसलें दे रखी है, और इन फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, इधर इन फसलों के नाम दे रखे हैं। तो इसका तो मैंने आपको बहुत ही अच्छा पिछले सेशन में बताया था। रबी में कौन कौन सी फसलें आती है, खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती है, जायद में कौन कौन सी फसलें आती है, और नकदी फसल नहीं बताया, तो आज हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। तो हम पढ़ते हैं रबी। रबी में कौन सा आता है? रबी में आती है जौ। ठीक है, उसके बाद खरीफ में कौन सी आती है? खरीफ में धान आती है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन कौन सा है जिसमें रबी में थर्ड आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अब इससे सारे अपन मिला सकते हैं। खरीफ में धान आता है, जायद सी वाला, इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मैंने आपको बताया था जायद में खीरा बताया था मैंने आपको, खरबूजा बताया था। नकदी फसलें, नकदी फसलें में कौन सी आती है? अपने कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, ये नकदी फसलें होती है। ये मैंने वहाँ डिस्कशन नहीं किया था, तो इसका तो आसानी सा एग्जाम्पल है। कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, ये नकदी फसलें होती है। और रबी में कौन सी आती है? जो आती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ डिस्कशन करेंगे अपन की, रबी, खरीफ, जायद ये कहाँ से कहाँ तक बोई जाती है और कैसे काटी जाती है। ठीक है, तो रबी की फसल जो होती है, ये फसलें शीत ऋतु में तो उगाई जाती है और बसंत में काटी जाती है। ये जो है शीत में उगाई जाती है और बसंत ऋतु आने पर काट ली जाती है। ठीक है,
अब आता है खरीफ। अब इसमें एग्जाम्पल तो मैंने आपको पिछले सेशन में आप जरूर जाके देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आपको कि रबी में कौन कौन सी फसलें होती है, वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है। तो आप वो सेशन पिछले ज़रूर देख लें। ओके, और मैं प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगा, तो आप वहीं पे भी क्लिक करके डायरेक्ट उन वीडियो के ऊपर पहुंच सकते हैं। खरीफ, ये कहाँ से कहाँ? खरीफ मानसून के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें हैं, जैसे धान, मक्का, बाजरा, कपास, ये इसका उदाहरण है। जायद, जायद रबी और खरीफ के मौसम के बीच मार्च से जून के बीच में उगाई जाती है। कौन सी फसलें? जायद की फसलें। इसका उदाहरण है खीरा हो गया, कद्दू हो गया, करेला हो गया, तरबूज हो गया। पिछले सेशन में जाके देखना, वहाँ काफ़ी सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। नकदी फसलें, ये मैंने नहीं बताया था ये क्या होती है। यानी इन फसलों को क्या किया जाता है, इन्हें बिक्री से लाभ कमाने के लिए बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है। स्वाभाविक सी बात है। अब कॉफ़ी अपने यहाँ होती नहीं है, वो कहाँ होती है? अलग अलग राज्यों में होती है हर चीज़ें। ओके, चाय हो गया, कोको हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया। अब जहाँ कम पानी होगा वहाँ गन्ना हो नहीं सकता, इसके लिए जहाँ ज़्यादा पानी होगा उसी राज्य में उगाया जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चूना पत्थर किस प्रकार के शेल का उदाहरण है? ये आगेनी शेल का उदाहरण है, कायंतरी शेल का उदाहरण है, अवसादी शेल का उदाहरण है, या ज्वालामुखी शेल का उदाहरण है? तो चूना पत्थर जो है वो अवसादी शेल का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा, अवसादी शेल का उदाहरण होगा। ठीक है, अवसादी जो सेल होती है, जो चूना पत्थर होता है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? इसके उदाहरण देखो, मैं आपको बताता हूँ। चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, चौक, कोयला आदि इसके उदाहरण है। ये बनी कैसे होती है अवसादी सेल? ये बनी होती है यांत्रिक, रासायनिक या कार्बनिक अवसादी जो सेल होते हैं उनसे अपने पानी में शेल के टुकड़े से मिलकर बनी हुई होती है। कौन सी शेल? अवसादी शेल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में पाया जाता है, मोनाजाइट रेत है। यूरेनियम, सोना, प्लेटिनम या थोरियम? तो ये अजीब सा क्वेश्चन है कि मोनाजाइट रेत क्या होती है? अपने यहाँ तो बालू रेत आती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा अलग देखने को मिलता है, वही अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सा खनिज मोनाइज रेत में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी थोरियम। यानी मोनाइज रेत में थोरियम नाम का खनिज पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण अयस्क है। अब एक और क्वेश्चन है कि रेत की सबसे बड़ी मात्रा कहाँ होती है? तो ये केरल तट पर स्थित होती है, केरल तट पर होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए 50वां, निम्न में से कौन सा कारक उद्योगों की आदर्श अवस्थिति के लिए महत्वपूर्ण कारक नहीं है? स्थान पर कच्चे माल की पहुंच बहुमूल्य, स्थान विशेष पर उत्पादन मूल्य, उत्पादन वितरण मूल्य, स्थान विशेष में जीवन यापन की लागत। कौन सा करेक्ट होगा बताइए? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी उद्योगों की आदर्श अवस्थिति के लिए महत्वपूर्ण कारक स्थान विशेष में जीवन यापन की लागत सही कारक नहीं। यहाँ ये अपनों ने दे रखा था नहीं, इससे इसका जरूर ध्यान रखना एग्जाम में, वरना आप ये सारे आपको सही दिखेंगे और इनमें से जो आपको ज़्यादा मेजोरिटी वाला दिखेगा वो आप लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कारक उद्योगों के आदर्श स्थिति के लिए महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो स्थान विशेष में जीवन यापन की लागत, ये एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, बाकी सारे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, और ये गलत है क्योंकि इसमें नहीं बता रखा होगा, तो यही आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा वही सूची वाला आ गया। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, पीएम यशस्वी में पूछे जा रहे हैं, अतुल माहेश्वरी योजना में पूछे जा रहे हैं, अपनी जो NMMS जो है क्लास 8th वालों के लिए उसमें पूछे जा रहे हैं। तो इनका जरूर जीत ले, क्योंकि इनके साथ एक ही क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि सबसे प्राचीन कृत्रिम पतन कौन सा है? अब इनमें से वो 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन बना के इसमें से पूछ लिया, तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जरूर अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के साथ आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सबसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर आप जाके देखोगे कि पतन क्या होता है, बहुत सारों को कन्फ्यूजन होगा कि व्हाट इज पतन, पतन क्या है। तो 2 चीज़ें होती है, बंदरगाह और पतन। फिर से बता देता हूँ आपको। बंदरगाह जहाँ जहाज आकर रुकते हैं वो बंदरगाह कहलाता है, और पतन क्या होता है? जहाँ बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं उसमें
सामान लाने, ले जाने और उतारने का कार्य किया जाता है वो होता है पतन। तो ये सारे क्वेश्चन पतन के बारे में ही दे रखे हैं। तो सबसे प्राचीन कृत्रिम पतन कौन सा है, पहला क्वेश्चन ये आपका। तो सोचिए थोड़ा कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा इसमें से। ये कहाँ कहाँ है आपको बताने। तो पहला ऑप्शन है सबसे प्राचीन कृत्रिम पतन, ये कहाँ है, ये है चेन्नई में। तो ए का थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन में आप देख सकते हैं ए का थर्ड किस किस में आ रहा है। ये इसमें नहीं आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो। ऑप्शन नंबर ए में ए का थर्ड आ रहा है। अपने को एक क्वेश्चन भी याद होगा तो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अपने को याद है कि सबसे प्राचीन कृत्रिम पतन कहाँ है, तो ये है चेन्नई में। अगर आपको ये भी याद होगा तो उसमें आप इन सारों को रिजेक्शन मार के ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा के पूरा क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। ये भी एक बढ़िया इस क्वेश्चन का उदाहरण है। ठीक है, अगला है हमारा स्वतंत्र प्राप्ति के बाद पहला विकसित पतन, ये कहाँ है, ये है कांडला में। एक अंत स्थलीय नदी पतन, ये कहाँ है, कलकत्ता में है। विशाल पतन, ये कहाँ है, ये है मुंबई में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। इनको जरूर आप पढ़ लेना, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक तैयार करते समय निम्न में से किस बिंदु पर विचार नहीं किया जाता है। देखो ये थोड़े कठिन क्वेश्चन है, पर ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में स्टूडेंट को कंफ्यूजन करने के लिए पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए। मानव विकास सूचकांक तैयार करते समय निम्न में से किस बिंदु पर विचार नहीं किया जाता है। वापस नहीं का ऑप्शन है, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। वो सारे बच्चे ये देख लेते हैं फटाफट और इनमें से जो सही ज़्यादा लगता है वो लगा के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि इसमें नहीं दिया होता है। इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। इसकी तरफ अपने को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं वाला अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में, कोई सी भी इंट्रेंस एग्जाम हो आपकी। तो मानव विकास सूचकांक को तैयार करते समय लोगों को प्रदत्त राजनीतिक स्वतंत्रता पर विचार नहीं किया जाता है। कौन सी लोगों को प्रदत्त राजनीतिक स्वतंत्रता पर विचार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। इसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे पहले से एडिट है कि हस्तशिल्प। ये गलती से हो गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। उद्योगों को प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये आपको पता होना चाहिए। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या काम होता है और द्वितीय क्षेत्र में क्या काम होता है, तृतीयक में, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, ये वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन में प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। कौन से, ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। अब इसमें कृषि एवं उससे संबंधित क्रियाएं होती है, जैसे उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, वन, ये प्राथमिक क्षेत्र का काम होता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या काम होता है उद्योगों के अंदर, वह क्षेत्र जो कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करता है, ये द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। अब जैसे सूती धागे का सूती कपड़े के रूप में परिवर्तित करना, गन्ने से चीनी का उत्पादन करना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये द्वितीय क्षेत्र के उद्योगों के कार्य है। अगला है तृतीय क्षेत्र, वह क्षेत्र जो सेवाओं का उत्पादन करता है तृतीय क्षेत्र कहलाता है। यानी सेवाओं का उत्पादन करने वाले क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। देखो तृतीय क्षेत्र न पूछ के एग्जाम में इस तरह पूछ ले कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, उद्योगों में सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो वहाँ ऑप्शन देगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा इसमें, कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, संस्कृति, मनोरंजन, लोक सेवा, लोक प्रशासन, इसमें आदि सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इनमें से फाइनल एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि इसमें आपको कितने सारे क्वेश्चंस कैसे भी बना सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके लिए बहुत मायने रखते हैं इनकी एग्जाम्पल। अब वो पूछ लेगा कि लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत द्वितीय क्षेत्र लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन हमेशा करते हैं ये इनका। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प साख निर्माण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। भवन, बैंकों में जमा धनराशि, पशुधन, संबंधियों के स्वामित्व वाली संपत्ति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा।
बताइए, सोचिए आप। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ हो, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प साख निर्माण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ये संबंधियों के स्वामित्व वाली संपत्ति को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर गलती से टिक हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती है या उत्पादन नियंत्रित करती है। और कथन 2 है, भूमि, मशीनें, भवन तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए जो धन व्यय किया जाता है उसे निवेश नहीं कहा जाता है। उपरोक्त कथन में के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी देखो 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों असत्य है, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है, कथन 1 असत्य है और किंतु कथन 2 सत्य है। तो इसमें आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जनरल आइडिया होना चाहिए इन क्वेश्चनों के बारे में, तो आप आसानी से सही कर सकते हो। और ये बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है। तो इसका कौन सा सही होगा, सोचिए आप अपने हिसाब से। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी मैं आपको समझाता हूँ, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती है या उत्पादन नियंत्रित करती है, ये सही कथन है। और जमीन, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी संपत्ति को खरीदने के लिए जो धन खर्च किया जाता है उसे निवेश कहा जाता है। एक निवेश कहा जाता है, एक निवेश में समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। कौन से कथन? सेकेंड में। तो इसलिए सेकेंड कथन असत्य होता है और ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है और आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सोचिए, प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गलत चुनना है तो ये सही भी हो सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। उपभोक्ता के पास अनुचित व्यापार, व्यवहार और शोषण के विरुद्ध निवारण का अधिकार नहीं है। भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। तो कौन सा सही होगा बताइए। इसका आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। यानी प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब ये आपको याद होगा तो आप रिजेक्शन कर पाएंगे। आपको 24 दिसंबर याद होगा कि उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 1986 याद होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, 2005 में भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार लागू किया गया था, ये याद होना चाहिए। तो आप जल्दी से, अगर ये 3 ऑप्शन अगर आपको याद होंगे तो आप इसको आसानी से क्लिक कर सकते हो अपने माइंड में, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा कथन गलत होगा। तो ये फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन गलत है। यानी ये वाला क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन आज हम पढ़ चुके हैं। क्लास पार्ट 3 है हमारी आज क्लास का। नियंत्रण व संतुलन की प्रणाली निम्नलिखित में से सत्ता की साझेदारी की किस व्यवस्था का दूसरा नाम है? बताइए 57 का कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा। नियंत्रण, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाने वाली शक्ति के क्षैतिज विभाजन का दूसरा नाम है। ठीक है, ये वाला सत्ता के क्षैतिज विभाजन या सरकार के विभिन्न अंगों के बीच की साझेदारी का दूसरा नाम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 58 वाला, वही आ गया है टेबल वाला। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों को, देखो ये जो क्वेश्चन है ये राजनीति से आया है, इसमें राजनीति के बारे में दे रखा है, पहले साइंस के बारे में आया था। ठीक है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता की साझेदारी, वो को क्या कहा जाता है? गठबंधन सरकार कहा जाता है। ठीक है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी को क्या कहा जाता है? शक्तियों का पृथक्करण करना। ठीक है, अगला है सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता की साझेदारी, ये संघीय सरकार कहलाती है। विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा सत्ता की साझेदारी,
सामुदायिक सरकार कहलाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में 7 आकर संघ बनाने की व्यवस्था नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। मैंने पिछले सेशन में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया है इनकी राजधानियों के बारे में कि इनकी राजधानियाँ क्या होती है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। कनाडा देश आया था, कनाडा की राजधानी ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। मैंने पिछली वीडियो डाला है, किसी ने कमेंट बॉक्स में कोई आंसर नहीं दिया, आप केवल वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें और बताइए कि और क्या हम आपके लिए अच्छे से कर सकते हैं, या आपको टॉपिक वाइज पढ़ना हो तो भी कमेंट में लिखिए। मैं कल से टॉपिक वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा कि क्वेश्चनों को लेके इसी तरह डिस्कशन किया जाए। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाएंगे। तो आपको आज कमेंट बॉक्स में स्विट्जरलैंड की राजधानी बताना है। ठीक है, 59, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? सी, ऑस्ट्रेलिया। यानी निम्नलिखित में से किसके साथ आकर संघ बनाने की व्यवस्था नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और देखो नहीं आया है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है, बाकी इन सारे देशों के साथ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य की सही विशेषता नहीं है? ये वापस नहीं वाला है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस रखना है। तो राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है, ये तो वैसे भी डायरेक्ट गलत है। ठीक है, संविधान सभा सभी व्यक्तियों और समुदाय को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान धार्मिक आधार पर किसी भी भेदभाव का निषेध करता है। धार्मिक समूहों के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए संविधान राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखो ये तो राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि हर एक राज्य का धर्म होता ही है ना अपने। कोई हिंदू धर्म है, कोई मुस्लिम धर्म है, ये भी ऑप्शन नंबर सही है, ये भी सही है। ये नहीं की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, बाकी सही दे रखा है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है, ये गलत है, धर्म होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि कौन से धर्म निरपेक्ष राज्य की सही विशेषता नहीं है। धार्मिक समूह के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए संविधान राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है। तो ठीक है, आज हम टोटल 3 वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन को डिस्कशन किया है और साथ में बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जानी। एक ही वीडियो में आपको मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में थोड़े आज आपके कठिन क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये थोड़े अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन थे, थोड़े डिफिकल्ट थे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बातें मैंने आपको समझाया है। काफ़ी अच्छे से आप इनको याद कर ले, रिवीजन करोगे तो ऑलरेडी सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।